हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस नए क्लास में जो हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है उसका सेकंड पार्ट करवाने वाला हूं मैं। इसके पहले की क्लास में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था जिसमें मैंने टोटल 10 एमसीक्यूज आपको कवर करवाए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्लास देखी होगी और आपको क्लास को पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो। राइट। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने का सिर्फ एक टारगेट नहीं है, इसके 3 टारगेट है। टारगेट ये है कि सबसे पहले तो आपका एमसीक्यू कवर हो जाए जिसमें आपके 20 मार्क्स कवर होंगे। राइट। यानी कि अब खुद सोच के देखो, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स के पेपर में आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। राइट, तो कितनी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि इसमें कई सारे कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो जिससे क्या होगा, जो आपका सेक्शन सी जो आता है जिसमें कई सारे एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट भी आ जाते हैं, लाइक चैप्टर नंबर 7 से आ जाता है। राइट, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी भी कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। राइट, तो मैं इसको 50% मान के ही चलता हूँ। तो अगर मैं 50% मान के चलता हूँ तो भी सेक्शन बी जो है वो 10 नंबर का आता तो 5 नंबर लेके चलो। सेक्शन सी 12 नंबर का आता तो 6 नंबर, यानी ये भी 11 मार्क्स का हो जाएगा। 11 नहीं तो अगर 5 भी मान के चलो तो भी 25 मार्क्स तो हो ही गया ना। राइट, और तीसरा पॉइंट ये कवर हो जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स में जो एक्सप्लेन करूंगा, आप जब वो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वहां पे वो चीजें काम आ जाएंगी। राइट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये एमसीक्यू ना रहेगा, बल्कि ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन बन जा रहा है। क्लियर इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पसंद आना सेकंड थिंग है, बेनिफिशियल होना सेकंड, मतलब कहते हैं ना भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सिर्फ पसंद आए तो वो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बेनिफिशियल है तभी इसको देखना, अदरवाइज इट्स ओके। राइट, मैं नहीं चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट में आपका कोई भी टाइम वेस्ट हो। मुझे ऐसा मन से लगा कि हाँ ये सही होगा, इसीलिए मैं एक्सप्लेन करा, अदरवाइज मैं नहीं करता। मैं आपको डायरेक्टली ये पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड कर देता, टेलीग्राम ग्रुप में। इसके बाद भी मैं सेंड जरूर करूंगा, लेकिन वो मैं सिर्फ ब्लैंक करता। अब यहाँ पे आपको देखो सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने अभी कल क्लास ली थी उसका देखो ये सोल्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और ये वाला टॉपिक समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुडविल इज, पहले इसको मैं रुक जाओ, मैं रख कर देता हूँ, नहीं तो अगर जो बच्चे पीडीएफ देखेंगे उनको लगेगा ये क्या एक्सप्लेन था, पता नहीं चलेगा ना। द गुडविल इज डैश 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 वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। तो इसका देखो आंसर्स आपको याद करना पड़ेगा, कुछ आंसर्स आपको लर्न कर लेंगे। जहां पे इंडिविजुअल स्किल जो है इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे जो हमारा गुडविल होता है वो ऑलवेज लेस होता है। राइट, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऐसे समझो जैसे आप इस चैनल पर क्यों आए हो, बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा लगा कि सामने वाला पर्सन है, कैपेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लो मैंने कुछ दिन कंटिन्यू वीडियोस अपलोड नहीं किया है, मैं कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगा, मतलब जो कंटिन्यूसली विजिट कर रहे हो वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, और हो सकता है एक दिन जीरो भी हो जाए। सो इट मीन्स कि मेरा जो इंडिविजुअल स्किल है वो कहीं ना कहीं वही मुझे फंसा रहा है। फंसा ये रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आज ये नहीं हो पा रहा है इनसे, तो तुम क्या करोगे, उस दिन नहीं रखोगे। राइट, और अगर लगता है कि किसी दिन हो पा रहा है तो उस दिन रहोगे। तो यही प्रॉब्लम होता है इंडिविजुअल स्किल वालों के साथ। क्लियर इतना? तो याद रखना है कि जहां पे इंडिविजुअल स्किल इंपॉर्टेंट है वहां पे जो गुडविल होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो ये थोड़ा हाईलाइट है ना, प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, when only old profit loss sharing ratio is given, gaining ratio of remaining partners will be। अब ये जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। when only old profit sharing ratio is given, gaining ratio of remaining partners will be। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा, उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि when only old profit sharing ratio is given, एज्यूम करो कि देयर आर टू पर्सन ए एंड बी, और इनका जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 3:2 है। क्लियर इतना? इन लोगों ने एक नए पार्टनर को एंटर किया दैट इज नोन एज अ सी, और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दैट इज 1/5। क्लियर इतना? ये आपको क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि दे आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2, दे हैव admitted a new partner that is C and his ratio is sorry his share is 1/5 in a profit। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लिखा होता है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करें कि व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो सिंपल समझो, जब तुम लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट दिया हो, क्या दिया हो, एक ओल्ड रेशियो दिया हो, राइट, और एक सिर्फ न्यू रेशियो दिया हो, किसका, न्यू पार्टनर का। यानी यहाँ पे मैं लिखता ओल्ड का ओल्ड, सिंपल याद रखने के लिए, ओल्ड का ओल्ड एंड न्यू का न्यू।
क्लियर है? ये 2 पॉइंट, ओल्ड का ओल्ड, न्यू का न्यू, यही 2 पॉइंट मेंशन हो। अब बुक में बोलो, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बोलोगे सर यहाँ पे तो न्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली न्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन होगा तो भी कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए इन्होंने डायरेक्टली लिखा है सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया होगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सी का 1/5 है, इट मीन्स की जो रिमेनिंग शेयर होगा, ठीक है, रिमेनिंग शेयर होगा वो कितना हो जाएगा 4/5। अब ये 4/5 को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो 4/5 है इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में, 3:2। कौन से रेशियो में, 3:2। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। ए का जो शेयर है, मैं पिन चेंज कर देता हूँ थोड़ा आपको ताकि दिखे। ए का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा 4/5 टोटल है, और उसमें उसका शेयर है 3/5। और बी का सेम वे में कैलकुलेट करोगे तो ये 4/5 है और उसका रेशियो है 2/5। तो ये हो जाएगा 4 3 12 डिवाइड बाई 25, 4 2 8 डिवाइड बाई 25। तो ये तो हो गया आपका न्यू रेशियो, बट हमें तो चाहिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। अरे यार सॉरी, वेट, हाँ गेनिंग रेशियो, तो ये तो सॉरी एडमिशन का मैंने बता दिया यहाँ पे। ओके, वेट, ये पूरा मैंने एडमिशन का कन्वर्ट कर दिया, यहाँ इन लोगों ने रिटायरमेंट का पूछा है, बट इट्स ओके, मैं आपको यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एडमिशन में आएगा तो कैसे करना होगा वो देख लो। रिटायरमेंट का मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, कंसेप्ट स्टार्ट किया तो मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। ओके, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू है 12 डिवाइडेड बाई 25, और इसका है 8 डिवाइडेड बाई 25। और ओल्ड रेशियो क्या था, 3 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे क्या था 2 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 3 और 5 है, और यहाँ पे 25 है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 25, यानी ये 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी सेम 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 25, यानी ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 25। अगर ध्यान से देखो, पहले माइनस में आया तो क्या हुआ, अगर ध्यान से देखोगे तो जब मैंने एडमिशन का मान के कैलकुलेट किया तो भी क्या हुआ, यहाँ पे कैलकुलेशन आंसर जो है वो सेम ही आया है। रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, जब क्वेश्चन में ओल्ड का ओल्ड, ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन में ओल्ड का ओल्ड न्यू का न्यू रेशियो दिया हो, क्या दिया हो, ओल्ड का ओल्ड न्यू का न्यू रेशियो दिया हो, इट मींस कि ऑलवेज जो हमारा आंसर होगा, यानी गेनिंग रेशियो होगा या न्यू रेशियो होगा, वो ऑलवेज ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जब क्वेश्चन में ओल्ड का ओल्ड न्यू का न्यू मेंशन होगा तो ऑलवेज एडमिशन में क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा। और इवन अगर रिटायरमेंट है तो उसमें तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कैसे वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेम लेते हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स है, 3:2:1, एक पार्टनर का रिटायर हो गया, राइट। अब क्वेश्चन में ध्यान से सुनना एक बार, इसको थोड़ा, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एडमिशन से रिलेटेड है। ओके, नाउ द रिटायरमेंट पॉइंट। आंसर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओनली ओल्ड रेशियो, तो जब ओल्ड रेशियो लाइक ए बी सी 3:2:1, एज्यूम करो कि जो पार्टनर सी है वो रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, पार्टनर सी रिटायर हो रहा है, और क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। ध्यान से सुनना, पार्टनर्स जो यहाँ पे सी है वो रिटायर हो रहा है, और क्वेश्चन में और कोई भी जो पॉइंट है वो मेंशन नहीं है। इट मींस कि ये जो दो पार्टनर्स होंगे ये अपना ओल्ड रेशियो ही क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर है? तो यही याद रखना है कि जब कुछ भी मेंशन ना हो तो ये ओल्ड पार्टनर जो वो अपना वही रेशियो कंटिन्यू कर देंगे, तो यही इनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। और जब यही न्यू रेशियो होगा तो ओल्ड रेशियो भी क्या, सॉरी गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो फुल एंड फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू गेन।
राइट, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो देखो इसमें दिख रहा है, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे गेन दिखाया ना 2/5 3/5, और यहाँ पे देखो ये भी आया है 12 डिवाइड बाई 15, सॉरी 25, 8 डिवाइड बाई 25। इसको शॉर्ट करोगे तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा कि नहीं। इट मीन्स कि दोनों ही केस में ये तीनों क्या रहने वाले, इक्वल रहने वाले, यानी ओल्ड, न्यू और गेन एडमिशन के केस में भी और रिटायरमेंट के केस में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है इतना, कंसेप्ट दोनों में सेम है, अंतर इतना है इसमें एक आता है और इसमें एक जाता है। क्लियर है इतना, उम्मीद करना ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच अकाउंट बैलेंस द जनरल रिजर्व ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। याद रखना है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहा है, राइट। क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली रीड करना जरूरी है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जनरल रिजर्व कहां पे ट्रांसफर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो जनरल रिजर्व होता है वो क्या होता है हमारे लिए, वो एक, इसको मैं एक्सप्लेन करने से बेटर मैं आपको एक कुछ बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा बैलेंस शीट है, राइट, ये क्या हमारा बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में नॉर्मली क्या होता है, तो बैलेंस शीट में नॉर्मली यहाँ पे कैपिटल होता है, फिर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस होता है, राइट। फिर यहाँ पे क्या होता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों लाइबिलिटीज होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, एसेट्स, और एसेट्स में क्या क्या चीजें होती है, एक होता है आपका फिक्स एसेट्स और एक होता है फिर आपका करंट एसेट, राइट। और लास्ट में यहाँ पे कुछ फिक्टिशियस एसेट भी होता है, ठीक है। क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स। पूछोगे सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, तो जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, राइट, और ये फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, फिक्टिशियस एसेट्स हो जाएंगे। ओके, तो अब इनका सॉल्यूशन कैसे करना होगा वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले याद ये रखना है कि जब भी हम लोग डिसोल्यूशन के टाइम पे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो उनको रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करना था। अब क्वेश्चन है कि कौन से अकाउंट में, तो याद ये रखना है सबसे पहले हम क्लोज करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ जाते हैं, तो जो भी हमारा एसेट्स है, तो यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ, जो भी हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ये दोनों ही ट्रांसफर होके जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर होके जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स में। दैट्स व्हाई रियलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, टू डिस्क्लोज दैट सॉरी to settle down the accounts of assets and liabilities we prepare one account that is known as a realization account। ये exactly बुक के जैसा डेफिनेशन नहीं है, जस्ट आपको एक रिमाइंड करवाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली क्या होता है। इट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है इतना। उसके बाद बाकी का बचा क्या करेंगे, तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है, ध्यान से सुनना, कैपिटल अकाउंट तो नाम से ही पता चल रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है इतना। अब उसके बाद बचा दो चीजें में क्या बची हैं, एक बचा रिजर्व एंड सरप्लस। अभी ध्यान से सुनना, एक में बचा है रिजर्व एंड सरप्लस और एक में बचा है फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जाम्स में आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है, तो उनका तुम्हें याद होना चाहिए कैसे कैलकुलेशन करना होगा, कैसे अकाउंट को क्लोज करना होगा। तो अभी बात समझो, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, यानी इन शॉर्ट ये किसके पार्ट है, प्रॉफिट के पार्ट है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपनी में जो भी अच्छा या बुरा होता है, जो भी होता है, वो उसका जो बेनिफिट है या उसका जो लॉस है वो किसको बियर करना पड़ता है, वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है, राइट। सो इन दैट केस रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, ये दोनों के दोनों, इन दोनों का जो बेनिफिट है या लॉस है वो किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल को, राइट। क्लियर है। इट मींस कि हम लोगों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। तो ये याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। क्लियर है इतना। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डिवेंचर इज डैश 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 फॉर अ कंपनी। तो डिवेंचर का मतलब क्या, डिवेंचर इज लाइक अ डॉक्यूमेंट, राइट, which denotes that the company has taken loan from the public। क्लियर है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिनोट करता है कि कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है। अब एक बात बताओ, जब कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया है, सो लोन इज एसेट और लायबिलिटी। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, कैपिटल, रिसीवेबल, लायबिलिटी और एसेट्स। तो कैपिटल तो है नहीं, राइट, क्योंकि कंपनी में जो कैपिटल होता है वो सिर्फ क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, यानी ये पार्ट तो कैंसिल हो गया वैसे भी। उसके बाद आपका रिसीवेबल, तो रिसीवेबल कहाँ से गया, तुमने पब्लिक से लोन लिया है, ना कि पब्लिक ने तुमसे लोन लिया है, राइट। तो रिसीवेबल पार्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा 2, लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब क्या था, जो तुम्हारा हो, ये तो लोन तो तुम्हारा है नहीं, लोन तो तुम्हें उल्टा रिटर्न करना है ना, सो इट मींस इट विल बी अ लायबिलिटी। क्लियर है इतना। तो आंसर को याद करने से बेटर है कि तुम क्या करो, उसका कंसेप्ट जो है ना वो प्रॉपर्ली समझ लो, ठीक है। तो ये है इसका कंसेप्ट। क्लियर है कि लोन डिवेंचर क्या है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है व्हिच डिनोट्स दैट द कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम द पब्लिक। और अगर पब्लिक से लोन लिया है, इट मींस इट इज अ लायबिलिटी। क्लियर है। सो आंसर विल बी 3 ऑप्शन, लायबिलिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। What percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to interest on capital in the partnership deed? क्वेश्चन में बोला है कि मान लो
कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड टू देम। ओके, पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट पे करोगे, तो इसका जो आंसर है वो एक्सप्लेन करने से बेटर है मैं आपको कुछ कंसेप्ट याद दिला देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जब बात करते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। 3 पॉइंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, तो जब भी बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो क्लियरली जो हमारा पार्टनरशिप डेट इसने बोला भाई कुछ भी लेने देने की जरूरत नहीं है, ना ही कैपिटल पे कुछ दो और ना ही ड्रॉविंग पे कुछ लो। लेकिन जब बात आएगी लोन की, तो लोन पे कितना पे करने के लिए बोला है, इससे क्लियरली बोल दिया एटलीस्ट 6% पे करना है, बाकी क्या तुम आपस में डिसाइड कर सकते हो। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 6%। क्लियर इतना? अगर पार्टनरशिप डिड जो है वो साइलेंट है, सो इट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना पड़ेगा, 6%। और पार्टनरशिप डिड साइलेंट है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कितना पे करना पड़ेगा, 0%। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नो इंटरेस्ट। तो आंसर विल बी डी, नो इंटरेस्ट। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुडविल डिपेंड्स ऑन व्हिच एसेट्स। क्या लिखा है, गुडविल डिपेंड्स ऑन व्हिच एसेट्स। तो सबसे पहले गुडविल का मतलब क्या होता है वो क्लियर करना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। याद होगा इस प्रीवियस क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये भी एक का एक क्वेश्चन कवर हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, नाउ ये फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। सेकंड जो इसका डेफिनेशन है ना, वो आपको याद करना बहुत जरूरी है। इसका एक डेफिनेशन है, उसके बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि इन चारों में से आंसर क्या होगा। तो मैं आपको वो डेफिनेशन ही डायरेक्टली लिख देता हूं। तो यहाँ पे है गुडविल इज द वैल्यू, राइट, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे आंसर अभी नहीं मैंने बताया है, आंसर इसके बाद स्टार्ट होगा। पहले क्या लिखा उसको एक बार कवर कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। इन रिस्पेक्ट, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट अर्निंग। क्या है, प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है इतना? सो बेसिकली आंसर में क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या बोलता है, दो डेफिनेशन है। एक, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच शोज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट, राइट। फर्स्ट गुडविल का डेफिनेशन ये है। सेकंड डेफिनेशन है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्लियर है, ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बोला है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। क्या बोला है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यानी दोनों ही प्लेस पे इन लोगों ने प्रॉफिट की बात की है। तो जब दोनों ही प्लेस पे प्रॉफिट की बात की है, तो अभी आंसर्स को देखते हैं कि क्या पॉसिबल होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है आंसर्स वो लोग रॉन्ग लगा के आते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो चारों ही हमें सही लगते हैं। लाइक ऑन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी में अच्छे इंप्लॉइज होंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो कंपनी की गुडविल बनेगी। तो ऐसा बच्चे सोच के ये भी लगा सकते हैं। ऑन अ मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, अगर कंपनी को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है वो बेटर नहीं है तो कोई भी कंपनी अच्छी नहीं चलेगी, ये भी आंसर हो सकता है। और एसेट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, डेफिनेटली बिजनेस के पास क्या एसेट्स है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ वन ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यानी इन शॉर्ट देखिए तो चार के चारों आंसर लगते हैं, पर हमें क्या चलना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें क्या चलना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। समटाइम्स हमें ये भी माइंड में रखना पड़ता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, और हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, तो ये यहाँ पे नंबर 4 ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्लियर इतना? सो आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और कोई भी इसमें डाउट नहीं लगा। यहाँ पे तक मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। इट मे बी पॉसिबल थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, आप स्पीड में फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है फॉर अ सेकंड इफ यू फील कि आपको ये टाइम वेस्टिंग है या आपको ये सब चीजें पहले से आती हैं, डेफिनेटली प्लीज टाइम नहीं वेस्ट करना। एग्जाम नजदीक है, आप अच्छा करो। आप चाहे जैसे अच्छा करोगे, अगर मुझे गलती से भी इन्फॉर्म कर दोगे कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, मेरा ये परसेंटेज बना है, तो चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, डेफिनेटली मुझे अंदर से ये फील होगा वाह
ओके, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, सेक्रीफाइस, गेनिंग, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे बात करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो की। ओके, तो देखो यहाँ पे एक है सेक्रीफाइस और एक है गेन। थोड़ा ध्यान से सुनना। जो सेक्रीफाइस है बेसिकली वो यूज होता है एडमिशन में, इसमें यूज होता है एडमिशन पे। और जो गेन है वो बेसिकली किस में यूज होता है, रिटायरमेंट में। क्लियर है, ये दिमाग में रखना है। एडमिशन में सेक्रीफाइस और गेनिंग जो है वो रिटायरमेंट में यूज होता है। और इन दोनों रेशियो का काम जो है, यानी कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, इन दोनों का यूज हम सिर्फ करते हैं गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आंसर में गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन जब कभी क्वेश्चन में पूछेगा तो याद रखना, या तो सेक्रीफाइस रेशियो या तो गेनिंग रेशियो। और ये क्या पूछा, रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा इट मींस कि गेनिंग और सेक्रीफाइस तो कैंसिल हो गया पहले से ही। ओके, नाउ द 2 पॉइंट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब ये जो न्यू रेशियो होता है ये न्यू फर्म के लिए होता है, राइट। किसके लिए होता है, न्यू फर्म के लिए। यानी जो न्यू फर्म हम लोग का बना है, चाहे एडमिशन की वजह से बना हो चाहे रिटायरमेंट की वजह से बना हो, तो न्यू फर्म जो बना है उसके लिए होता है। तो अभी तो न्यू फर्म अगर बनेगा तो उसका हम रिवैल्यूएशन क्यों करेंगे, तो ये भी हमारा पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो बेसिकली आपको दिमाग में यही रखना है कि बिजनेस में जो ओल्ड चीजें होती है ना उनको ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओल्ड थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ये याद रखना, ओल्ड थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। XYZ are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Z retires. Calculate the new profit and loss ratio. Just याद होगा तो मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन नंबर 12 या 13 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो मेंशन हो, क्या जब ओल्ड रेशियो मेंशन हो तो ये रहा, यहाँ पे देखो ये रहा 12 नंबर, जो बहुत ज्यादा दिमाग मैंने खराब किया, राइट। तो जब ओल्ड रेशियो मेंशन हो तो क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि जब सिर्फ ओल्ड रेशियो मेंशन हो तो ओल्ड मी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू गेन। क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है, ये है रिटायरमेंट का। देखो यहाँ पे लिखा है ना जेड रिटायर, तो ये रिटायरमेंट का पॉइंट है। तो दोनों ही केस में, राइट, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, नहीं दोनों ही क्वेश्चन में ओल्ड इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू गेन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो इक्वल क्या हो जाएगा ओल्ड के। ओल्ड क्या है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में तीन लोग एक्स वाई और जेड, 5:3:2। रिटायर कौन हो रहा है, जेड, तो जेड को साइड में कर दो तो बचे कौन, एक्स और वाई। और इनका ओल्ड रेशियो कितना है 5:3, तो यही इनका क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो 5:3 कहां पर मेंशन है, तो फर्स्ट वाले में। तो आंसर क्या हो जाएगा 5:3। क्लियर है इतना। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर में समझ में आ गया होगा, जो यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया। क्लियर है इतना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोला है, विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब रियलाइजेशन होता है, मतलब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, कंपनी बंद हो रही हो, उस टाइम पे सबसे पहला एक्सपेंस जो है वो कौन सा पे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, देखो जब सबसे पहला एक्सपेंस पूछा है उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब एसेट्स रियलाइज होता है तो उस टाइम पे हम लोग को क्या सबसे पहले पे करना पड़ता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पूरे आंसर्स आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जब कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है तो सबसे पहला एक्सपेंस पे करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या पे करते हैं सबसे पहले, रियलाइजेशन एक्सपेंस, यानी जो लीगल चार्जेस होते हैं टू डिसॉल्व द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या एक्चुअली में, लीगल चार्जेस टू डिसॉल्व द फर्म। तो सबसे पहले लीगल काम करवा के कंपनी को क्लोज करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट हो जाएगा लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो ये यहाँ पे डी में लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये जो लिखा है ना यही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। नाउ द थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट में क्या है, लोन ऑफ पार्टनर। याद रखना पार्टनर्स लोन, यानी पॉइंट नंबर ए, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 में क्या होगा, देखो पार्टनर का लोन पे कर दिया, अगर पैसे बच गए तो क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल। क्या पे करने वाले हो, पार्टनर्स कैपिटल। और अगर मान लो करंट है तो वो भी पे करना पड़ेगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड नंबर 5, इफ देयर इज एनी रिमेनिंग अमाउंट, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इफ रिमेन्स, ठीक है। अगर कोई अमाउंट रिमेन्स है तो क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? अगर कुछ पैसे बच गए तो क्या करोगे, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन द ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। वैसे भी डिसफॉल हो रहा है तो ओल्ड न्यू जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर है इतना? बात समझ में आया? तो यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स आपको रिमाइंड करना है, कैसे भी करके एग्जाम में 1 मार्क्स में भी आ जाता है, और कई बार इसमें अलग अलग टाइप के जो है ना वो क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि कभी ऐसा बनता है कि व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड, तो पार्टनर्स का लोन कब पे करते हैं? आफ्टर लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। क्लियर है? आफ्टर लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पार्टनर्स लोन। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, समझे? इस तरह का जो क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पता होगा तो आप कई सारे आंसर्स को याद कर सकते हैं। तो इसमें अब हमारा आंसर क्या होगा? तो पहले पूछा फर्स्ट पेमेंट ना, तो फर्स्ट पेमेंट में यहाँ पे नाम क्या लिखा है मैंने? रियलाइजेशन एक्सपेंस। फाइंड आउट करें यहाँ पे क्या लिखा, तो ये रहा डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस ना होकर यहाँ पे डिसोल्यूशन कर देता हूँ मैं। रियलाइजेशन तो अकाउंट होता है, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो जाएगा। डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस यानी कंपनी को बंद करने के लिए जो एक्सपेंस पे करना होता है वो। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्लियर है? तो ये आपका 19 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। तो सबसे पहले दिमाग में अपना बैलेंस शीट वाला जो है ना चैप्टर नंबर 3, इसका मैं आइडिया भी आपको दे दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 3 जो है आपका पार्टनर ये कंपनीज अकाउंट प्रॉपर वे में आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर वे में लर्न कर लो तो इसका काफी सारा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा कि इन तीनों में से हम लोग को क्या शो करना होता है, तो मैं ना एक सेकेंड अगर वेट करो तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट shown अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन अ बैलेंस शीट। राइट, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में आपको आइडिया भी दे देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 कंपनीज अकाउंट, राइट, कंपनीज फाइनल अकाउंट, वो वाला जो चैप्टर है ना उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ना उसको अच्छे से लर्न कर लेना। रीजन ये है कि उसमें से भी कई सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बुक ऑन किया है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टडीड एज अ नोट्स ऑन द हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ अ बैलेंस शीट। तो सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। यहाँ से देखना सबसे फर्स्ट हेडिंग कौन सी लिखी है यहाँ पे? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर है इश्यूड शेयर कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड, 1 2 एंड 3। क्लियर है? अब आंसर में देखो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से कवर है, तो ऑथराइज्ड है, इश्यूड है, सब्सक्राइब्ड है, लेकिन रिजर्व कैपिटल के बारे में कहीं भी नहीं मेंशन है। क्लियर है इतना? सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। क्लियर है? बेसिकली रिजर्व कैपिटल का हम डिनोट नहीं करते। रिजर्व कैपिटल का मतलब कौन सा अमाउंट है? रिजर्व कैपिटल का मतलब वो अमाउंट है जो बेसिकली कंपनी ने अभी तक इशू नहीं किया हुआ है। कंपनी को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी काफी पैसे हैं, तो उन लोगों ने क्या किया भाई, कंपनी में से पैसे इशू ही नहीं किए। क्लियर है इतना? तो दिमाग में यही रखना है कि रिजर्व कैपिटल बेसिकली कौन सा अमाउंट है। रिजर्व कैपिटल का मतलब वो अमाउंट है जो कंपनी ने अभी तक इश्यू नहीं किया है और उसको अभी तक रिजर्व करके रखा है कि जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, पैसों की नीड होगी, तो वो लोग इश्यू करेंगे। क्लियर है इतना? दैट इज नोन एज द रिजर्व कैपिटल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 21 नंबर, डिबेंचर इज फॉर द कंपनी। अभी इसके पहले जस्ट एक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था जिसमें ये वाला पॉइंट आ गया था कि डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है, तो डिबेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और मैंने तरीका भी बता दिया कि आपको लर्न कैसे करना है इसका आंसर। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, to arrive at liquid asset which of the following is deducted from a current asset। क्वेश्चन में क्या बोला है? to arrive at liquid asset which of the following is deducted from current assets। अभी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कैसे लर्न करना है, ये जस्ट मैंने क्वेश्चन पहले भी एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हम बात करते हैं करंट एसेट्स, यानी ये वाली जब भी पॉइंट आएगा ना, यानी चैप्टर नंबर 5 जो है, राइट, चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करने से पहले क्या करना, चैप्टर नंबर 3
का जो फॉर्मेट है ना उसको 100% कवर कर लेना। रीजन ये है कि चैप्टर नंबर 3 का जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 5 में ही यूज होता है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चैप्टर ये जो करंट एसेट है, करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती है पहले वो बता देता हूँ मैं। तो करंट एसेट में ये चारों आते हैं, स्टॉक, कैश एंड बैलेंस, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, चारों पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। बट पूछा है टू फाइंड आउट, टू अराइव एट लिक्विड एसेट, राइट। तो लिक्विड एसेट का मतलब क्या है, व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, राइट। हालांकि करंट एसेट का मतलब ये है कि कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, लेकिन लिक्विड एसेट मोर फ्रिक्वेंटली कन्वर्टेड, राइट। तो उसमें जानने के लिए हम क्या माइनस करेंगे, लिखा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड। तो क्या डिडक्ट करना है, तो कैश एंड बैलेंस तो पॉसिबल होगा नहीं, डेटर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल को भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। पर स्टॉक एक ऐसा पॉइंट होता है, स्टॉक एक ऐसा इसमें है कि जिसको इजीली कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे, तो स्टॉक को भी बेच के हम पैसे तो कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक का मतलब ऐसा है नहीं होता है कि वो रेडीमेड मटेरियल है। इट मे बी पॉसिबल वो जो है ना रॉ मटेरियल हो, तो रॉ मटेरियल को पहले रेडीमेड में कन्वर्ट करना पड़े, मतलब सॉरी रेडीमेड बोला, रॉ मटेरियल को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल प्रोडक्ट में, फिर एक्चुअल प्रोडक्ट को मार्केट ले जाना पड़ेगा, फिर मार्केट में सेल करोगे। सो इट मे बी पॉसिबल कि वो कैश में सेल हो, इट मे बी पॉसिबल क्रेडिट पे सेल हो, क्रेडिट पे सेल हुआ तो इट मे बी पॉसिबल वो जल्दी पैसे दे, इट मे बी पॉसिबल कि 2-3 महीने लग जाए, राइट। तो कहने का मतलब है जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। दैट्स व्हाई करंट एसेट्स में से ये हम लोग माइनस कर देते हैं। दो चीजें माइनस करते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दो पॉइंट याद रखना, एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपकी बुक में क्लियरली मेंशन है। तो इट में भी पॉसिबल आपने कभी देखा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ कि दो चीजें माइनस करते हैं। एक क्या माइनस करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में स्टॉक आ गया, आने वाले क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस भी आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड लिमिटेड सेल्स इज 4,80,000 and gross profit is 1,20,000. Then calculate the GP ratio, the gross profit ratio of a company. इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले पूछा क्या है, कैलकुलेट जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, नेट सेल। और अगर नेट सेल नहीं है तो सिर्फ क्या लिखना है, सेल इनटू 100। क्लियर है, ये जीपी रेशियो का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में देखोगे तो जीपी है हमारे पास, यस जीपी है 1,20,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल। नेट सेल कितना है यहाँ पे 4,80,000, नेट सेल नहीं, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, सेल्स ले लिया। तो 4,80,000 इनटू 100। ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। 12 1 12 एंड 12 4 48, 4 1 4, और ये 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। या डायरेक्टली कैलसी है तो कैलसी में सॉल्व कर लेना, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,80,000। आंसर क्या आ जाएगा, 25%। क्या आ जाएगा आंसर, 25%। क्लियर है, तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 25%। इट मीन्स कि बेसिकली ये हमारा बी नंबर आंसर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी is 3:2:1 respectively. The divisional profit is 66,000. What will be the amount of profit of C? मैं तुम्हें बता दूं 99% आंसर आऊगा 11,000, ऐसा बच्चों को लगता है। क्योंकि आपको नहीं, मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम में मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम में यही किया था, मैंने 11,000 टिक कर दिया था जब मैं 12th में था, राइट। उसमें आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली क्या होता है जल्दबाजी जो होती है ना उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखना है, ध्यान क्या देना है, कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सा रेशियो दिया हुआ है, ये कैपिटल, सॉरी कैपिटल प्रपोर्शन यानी कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। और जो प्रॉफिट होता है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन में जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, इट मींस कि हम कौन सा रेशियो एज्यूम कर लेंगे, इक्वल, दैट इज 1:1:1, क्योंकि कितने पार्टनर्स यहाँ पे 3 है, ए बी सी, तो रेशियो क्या जाएगा 1:1:1 हो जाएगा, राइट। क्लियर है, नाउ द सी का रेशियो क्या होगा, मतलब सी का प्रॉफिट क्या होगा, तो 66,000 into 1 divided by 3, it means answer will be 22,000। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, छोटी सी गलती जो होती है वो बहुत भारी पड़ जाती है, क्योंकि एक एक नंबर, जब आपको कुछ अच्छा स्कोर करना होता है ना, तो एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 25, इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ये जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था, तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ये क्वेश्चन मैंने गलती से दोबारा ऐड कर दिया है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, क्योंकि मैंने मतलब क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो सेक्रीफाइस और गेन रेशियो होता है, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो दोनों का यूज जो होता है वो सिर्फ गुडविल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, गुडविल के लिए। जो सेक्रीफाइस है वो एडमिशन में यूज होता है,
और जो गेनिंग रेशियो है वो रिटायरमेंट में यूज होता है, क्लियर है। और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ये न्यू फर्म के लिए है, जो अभी तक हम लोगों ने कुछ भी कैलकुलेट किया नहीं है और न्यू फर्म में कुछ भी अर्न किया नहीं है, तो बचा क्या, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वेयर इज द वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड सोन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो इसमें क्या पूछा, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वेयर इज द प्रॉफिट वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज सोन, क्लियर है। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग फंड कहाँ पे शो करना होता है वो ध्यान से सुनना पहले। तो पहले याद दिमाग में रखो कि वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी। ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्लियर है। अगर लाइबिलिटी है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं तो ये जब लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी हम कहाँ पे शो करते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट में ही शो करेंगे ना। तो लाइबिलिटी अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लाइबिलिटी कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ तो ये रहा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। इसमें लिखा है रीवैल्यूएशन, इसमें पार्टनर्स कैपिटल रीवैल्यूएट हम लोग करते नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी का रीवैल्यू बताओ, ये जो वर्कर्स का प्रॉफिट शेयरिंग फंड है इसका रीवैल्यूएशन नहीं होता। रीवैल्यूएशन किसका होता है, सिर्फ जो प्रॉपर एसेट्स होते हैं और जो प्रॉपर लाइबिलिटीज होते हैं। प्रॉपर लाइबिलिटीज का मतलब जिसको सेल कर सकते हैं, सॉरी जिसको पेमेंट करना होता है, फास्ट पेमेंट कर सकते हैं, लाइक क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये वाले इसमें हम नहीं करते, क्योंकि कभी भी वर्कर्स ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर आप 20,000 के बदले मुझे 15,000 दे दो मुझे चलेगा। वर्कर का कभी भी हम रिवैल्यूएशन नहीं करते, क्लियर है इतना। याद रखना आंसर क्या होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, एक है एग्जांपल नंबर 10 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, राइट। उसमें आपको 4 पॉइंट्स मेंशन है और वो चारों पॉइंट का आपको जर्नल एंट्री पास करना होता है। क्या पास करना है, जर्नल एंट्री। उसमें एक पॉइंट ये भी आता है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो याद रखना है कि कभी भी वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, एज इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अ फर्म सो इट विल बी सोन लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, क्लियर है इतना। ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तो ये आपका 4 मार्क्स में भी आता है, राइट। तो अब देखो हो गया ना, जैसा मैंने बोला था कि हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ते जाएंगे और बहुत सारी चीजें कवर होती जाएंगी। तो ये आ गया ना, देखो ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आता है, वहां पे भी आपका 1 मार्क्स बन गया कि नहीं बन गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हो गई, एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है और इसका आंसर क्या होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। मैं ऊपर दिखा देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सेम टू सेम था। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सेम था, तो यहाँ पे मैं 19 नंबर लिख देता हूँ, राइट, same as 19. Okay, now the next point, if the company does not receive subscription for at least dash of a public issue, the share issue would be cancelled. तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एसपी के स्टूडेंट्स होंगे, राइट, अगर आप लोग एसपी के स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका मेन जो सब्सिडरी सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो इट में भी पॉसिबल गलत हो जाए, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि आंसर आपको याद करना है। आंसर इसका क्या है वो मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका आंसर है 90%। आंसर क्या है, 90%। ये कंसेप्ट कहता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जो सेबी है ना, सेबी ने एक गाइडलाइंस दिया है, क्या, सेबी ने एक गाइडलाइंस दिया है, इफ अ न्यू कंपनी इशू शेयर्स देन एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड, याद रखना 90% ऑफ द इशूड कैपिटल दे शुड रिसीव सब्सक्रिप्शन, क्लियर इतना। ऐसे समझो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, मान लो 100 रुपए का कैपिटल इशू किया है तो एटलीस्ट 90 रुपीज के लिए उनके पास सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। अगर वो 90 रुपीज से 1 रुपए भी कम हो गया, मान लो 89 का ही आया, देन ऑल्सो जो कंपनी है वो स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। दैट्स वाई कभी कभी जो कंपनीज होती है ना, न्यू कंपनीज, वो एक सब्सक्राइब हो रहा, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। क्या अपॉइंट करती है, अंडर राइटर्स। ये वाला आपने रीड भी किया होगा एसपी में भी और अकाउंट्स में भी, शायद आपके टीचर्स ने बताया होगा कि जो न्यू कंपनी है वो अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है, जिससे क्या 90% वाला जो केस है ना वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, राइट। क्योंकि पहले ही स्टेप पे आके अगर कंपनी बंद हो जाती है तो बहुत रिस्क होता है और बहुत एक्सपेंसेस हो जाते हैं, राइट, क्लियर इतना। तो आंसर क्या होगा आपका 90%। Okay, now the next question. Before the company decides to redeem the debenture out of capital, the company has to transfer. क्या पूछा है, अगर मान लो कंपनी ने कैपिटल में से अमाउंट रिटर्न करने का सोचा है डिबेंचर वाला, राइट, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, डिसाइड्स टू रिडीम डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल। इसमें जो हाईलाइट पॉइंट है ना वो है आउट ऑफ कैपिटल,
कौन सा हाईलाइट पॉइंट है? आउट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी ने आउट ऑफ कैपिटल सोचा है, सो द कंपनी हैज टू ट्रांसफर डैश 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 परसेंटेज ऑफ टोटल फेस वैल्यू। इसका जो आंसर होगा वो होगा 25%। आंसर क्या होगा? 25%। और इसको मैं आपका एक और सॉल्यूशन बता देता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता है आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इस कर देता हूं, यानी क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा। बिफोर द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम द डिवेंचर, बस इतना हो जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट द कंपनी हैज टू ट्रांसफर। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो 25% है और इसका आंसर हो जाएगा 100%। क्या आंसर हो जाएगा? 100%। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट एनी हम आपको याद रखना है कि अगर आउट ऑफ कैपिटल बोला है तो 25%, आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तो 100%। क्लियर है इतना? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, which of the following is not included to compute current ratio। अब पूछा कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड नहीं होता। तो करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मतलब हम लोग को इंक्लूड करना है करंट एसेट्स। तो एक बार रीड करते हैं। डेटर्स करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? आपका फिक्स एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स में भी कौन सा है? टेंजिबल है, राइट। फिक्स एसेट में भी कौन सा? टेंजिबल एसेट्स। इट मींस कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी, फर्नीचर। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट डी। ओके, क्लियर है था? तो ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन आज का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जा रहा है, बट स्टिल जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट होना जरूरी है। तो अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है, आप फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 31 से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जब आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट जो भी अच्छा बुरा जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट है। क्लियर है इतना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।